बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्कस किया था। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के हमने ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट डिस्कस किए, डेवलपमेंट के, उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, उसके एडवांटेजेस के, डिसएडवांटेजेस के, एवरीथिंग। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर गए उसमें, वो एवेल्युएशन ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो अगर हम कहें गैस्ट्रोटेंटिव ड्रग सिस्टम को, तो गैस्ट्रोटेंटिव ड्रग सिस्टम में दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक उनमें है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा है म्यूकोएडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, म्यूको या बकोएडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर आपने एवेल्युएट करना है तो बाकी जनरल टेस्ट एक होते हैं जो कि जनरल टेस्ट हर सिस्टम को एवेल्युएट करने के लिए होते हैं। जैसे ड्रग रिलीज का टेस्ट है तो वो हर किसी को करने के लिए हमने एक ही डिसोल्यूशन का टेस्ट या हमने उसका परमेबिलिटी का टेस्ट करना होता है। तो हमने या फ्रांस डिफ्यूजन सेल यूज करना होता है या हमने उसमें डिसोल्यूशन अपरेटस यूज करना होता है। तो ये एक जनरल सा टेस्ट है जो कि हर तरह की डोजेज फॉर्म जो कि हमने ओरली डेवलप की हुई है, ओरली डिजाइन किया, तो उसके लिए हमने ये परफॉर्म करना है। एक कंपैटिबिलिटी एनालिसिस है तो वो हर तरह का, हर डोजेज फॉर्म का एक ही तरह का है। यानी कि जो हमने प्री फार्मुलेशन में पढ़े थे, डिसोल्यूशन भी पढ़ा था और हमने इसी तरह से कंपैटिबिलिटी एनालिसिस भी पढ़ा था स्टेबिलिटी में। तो कंपैटिबिलिटी में हमने FTIR बेस्ड एनालिसिस या DSC बेस्ड एनालिसिस पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि कोई फिजिकल इंटरेक्शन है या केमिकल इंटरेक्शन है जब हमने कोई डोजेज फॉर्म डेवलप की है, तो वो हम उसके फंक्शनल ग्रुप से नॉर्मली फाइंड करते हैं। तो ये तो एक जनरल टाइप टेस्ट होते हैं जो कि हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। वेरी स्पेसिफिकली जब हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उस सिस्टम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको चेक करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, हमने सिस्टम का नेम जैसे रखा है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो हमने उसकी फ्लोटिंग एबिलिटी तो चेक करनी है लाजमी, तो फिर ही हम उसको फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। और ये फिर हर किसी, क्योंकि अगर हमने कोई और टैबलेट बनाई है उसको फ्लोटिंग हम नहीं कह रहे तो उसका फ्लोटिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो जनरल टेस्ट नहीं कहलाता, तो वो स्पेसिफिक टेस्ट कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लोटिंग डिलीवरी सिस्टम चेक बनाया हुआ है तो आपको फिर फ्लोटिंग कैपेसिटी उसकी चेक करनी है। तो फ्लोटिंग कैपेसिटी हम जब चेक करते हैं तो वो 2 टाइप्स से चेक की जाती है। ये सामने तो आपको म्यूकोएडिसिव नजर आ रहा है लेकिन वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको वैसे ही एक दफा डिस्क्राइब कर देता हूँ। 2 या 3 तरीके से हम फ्लोटिंग कैपेबिलिटी चेक करते हैं। फ्लोटिंग कैपेबिलिटी जो है वो कहलाती है कि हाउ मच टाइम अ टैबलेट रिमेन्स फ्लोट व्हेन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटेड इट ओरली। जब आपने ओरली एडमिनिस्टर कर दिया तो कितनी देर आपके फ्लूइड के ऊपर तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। तो इसमें 2 टेस्ट ये होते हैं कि एक आप फाइंड करते हैं लैग टाइम फॉर फ्लोटिंग और एक आप टोटल टाइम ऑफ फ्लोटेशन, ये 2 आप फाइंड करते हैं। तो अगर आप कहें कि आपने फ्लोटिंग लैग टाइम फाइंड करना है, तो लैग टाइम एक्चुअली वो होता है जो कि किसी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर से पहले टाइम कंज्यूम हो जाता है। यानी कि एक प्रोसीजर ऑफ फ्लोटिंग है तो उसने फ्लोट करना है, तो फ्लोट करने में जितना टाइम लगता है उसको, फ्लोट होने से पहले, फ्लोटिंग की स्टेज में जाने से पहले जो टाइम है वो लैग टाइम है। तो हम अगर फ्लोटिंग लैग टाइम चेक करना चाहते हैं या टोटल फ्लोटिंग टाइम चेक करना चाहते हैं तो हमें एक फ्लास्क लेनी होगी, राउंड बॉटम फ्लास्क। उसमें हमें मीडिया ऐड करना होगा जो कि अगर स्टमक का मीडिया है तो 900 ml मीडिया हमने ऐड करना है। और कौन सा मीडिया ऐड करना है हमने उसमें pH 1.2 का बफर जो कि सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड कहलाता है, वो हमने इसमें ऐड करना है। तो जब हमने सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड ऐड कर दिया 900 ml, तो अब उसमें हमने 25 आरपीएम के 50 आरपीएम के ऊपर उसको रोटेट करना है बाय यूजिंग अ प्रोपेलर। एक प्रोपेलर से 50 आरपीएम पे हमने उसको रोटेट करना है। और फिर एक हमने थर्मोस्टेट लगाना है उसमें, जिससे हमने उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। जब ये कंडीशन में मीट हो गई है, अब हमने उसमें टैबलेट या कैप्सूल जो भी आपने बनाया या माइक्रो पार्टिकल्स जो आपने डेवलप किए हुए हैं वो आपने इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो अब आपने टाइम मेजर करना है जितने टाइम में वो फ्लोट करना शुरू हो जाए, यानी कि वो बॉटम से उठ के ऊपर आ जाए, बॉटम से उठ के ऊपर आ जाए और वो वापस ना जा रहा हो।
जब तक वो ऊपर आके वापस जा रहा है ये उसका भी लैग टाइम है। तो जैसे ही वो बॉटम से ऊपर आए, ये किसी वक्त भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जहां से आगे भेजा जा सकता है। तो जब तक वो फ्लोट नहीं कर जाता वो उसका फ्लोटिंग लैग टाइम। तो आप टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में वो टैबलेट जो है वो सरफेस पे आ गई है, फ्लोट करने लग गई है, इसको लैग टाइम कहेंगे। फिर टोटल टाइम आप मेजर करेंगे यहीं से, जब वो फ्लोट कर गई है उससे जब तक वो सिंक नहीं की या वो डिस्पर्स नहीं की या वो डिसॉल्व नहीं होगी। या तो वो ऊपर फ्लोट किए हुए डिस्पर्स हो गई है और वो डिसॉल्व हो गई है तो वो खत्म हो गई है, आपका वो टेस्ट खत्म हुआ टाइम का। या फिर अगर आप कहें कि वो टैबलेट आहिस्ता आहिस्ता फिर सिंक कर गई है, तो ये जितने टाइम बाद वो सिंक कर गई है ये आपका टाइम उसका टोटल फ्लोटिंग टाइम कहलाता है। तो इस तरह, और अगर हमने चेक करना है फ्लोटिंग को तो एक टेस्ट और भी होता है जो कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप इसको कहें कि उसका रिजल्टेंट वेट होता है। तो रिजल्टेंट वेट हम कहते हैं कि रिजल्टेंट वेट में हम चेक करते हैं फोर्स लगा के, जब हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं तो वो फिर क्या गेन करता है। यानी कि फोर्स लगाना है हमने, वो क्योंकि फ्लोटिंग सिस्टम है तो हम उसको फोर्स लगा के नीचे इमर्स करवा देते हैं। जब हम उसको इमर्स करवा देते हैं तो वो वाटर गेन कर लेता है। तो वाटर गेन करके उसका फिर जो वेट है वो बढ़ जाता है, पहले से वेट बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर वाटर भी पार्ट पार्ट उसका हो जाएगा। तो जब वो वाटर गेन कर लेगा तो वाटर गेन करने के बाद उसका वॉल्यूम एक्चुअली बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ के तो वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उसका वो वेट गेन हुआ है जिसने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है और फिर वो वेट बढ़ा है। तो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं ये वेट लॉस है। ये जितना वाटर वो एक्चुअली फिर अब वॉल्यूम के हिसाब से डिस्प्लेस करना शुरू हो जाता है उतना उसका वेट लॉस कहलाता है। तो रिजल्टेंट वेट जो है वो वेट लॉस से मेजर किया जाता है। तो अगर आप मेजर कर लें कि उसका ये वेट पहले कितना था और वेट बाद में कितना था तो ये वेट लॉस फाइंड किया जा सकता है। इसी से हम उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करते हैं। तो वो हम जब फाइंड कर लेंगे तो वो जो रिजल्ट होगा रिजल्टेंट वेट का, इतना वेट लॉस है वो उसका इंक्रीज इन वॉल्यूम कहलाएगा। तो वो जो वॉल्यूम इंक्रीज है वो उसकी फ्लोटिंग एबिलिटी या फ्लोटिंग कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा टेस्ट है, आपने सब मर्ज कर देना है टैबलेट को। पहले आपने ले लिया टैबलेट का वेट, अब आपने उसको वाटर में इमर्स कर दिया, अब आपने उसका वेट ले लिया है विद वाटर, जिस वाटर में आपने इसको इमर्स किया हुआ है। तो अब उसका जितना वेट आएगा सब्सट्रैक्टेड बाय द टोटल वेट ऑफ द वाटर एंड द इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपने, यानी कि जो बीकर में आपने इसको रखा हुआ है, वो माइनस करना जितना वेट आता है ये रिजल्टेंट वेट उसका कहलाता है। ये जितना माइनस में लॉस में आता है उतना उसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा आती है, जितना ये कम माइनस में आता है उसकी उसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम आती है। तो इसका फार्मूला भी होता है, तो आप फार्मूला लगा के रिजल्टेंट वेट जो है उसका चेक कर सकते हैं। यानी कि रिजल्टेंट वेट 1 माइनस वेट 2 ये इसका रिजल्टेंट वेट होता है। इसको आप बता सकते हैं कि अगर उसका वेट में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेट में उतनी उसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारा एक सिस्टम है जिसको हम म्यूकोडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। म्यूकोडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसको अगर हमने एवेलुएट करना है तो हमें चेक करना है कि हाउ मच टाइम आ ड्रग रिमेन adhere to the mucous membrane। तो ये हम इन विट्रो कर सकते हैं या हम एक्स वीवो कर सकते हैं। इन विट्रो हम कहते हैं वो जो कि हम सिमुलेटेड कंडीशन बाहर बनाते हैं और उसके अंदर हम वो रन करते हैं। रियल कंडीशन बाहर नहीं बनाई जाती, सिमुलेटेड कंडीशन हम बाहर बनाते हैं इन अ लेबोरेटरी और उसमें वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये इन विट्रो टेस्ट कहलाता है। एक्स वीवो कहलाता है कि अगर हमने कोई भी रियल टाइम सब्सटेंस को ये इन विट्रो कंडीशन में टेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन ली है किसी एनिमल की और उसके ऊपर मैंने इन विट्रो एक बीकर के अंदर ये म्यूकोडेसिव टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो ये एक्स वीवो टेस्ट कहलाएगा। अच्छा, इस तरह एक इन सीटो होता है। इन सीटो से मुराद है कि मैंने पूरा स्टमक जो है वो बाहर बना लिया है उसी मैकेनिज्म पे। एक्चुअली ये बॉडी का में से निकाला हुआ स्टमक नहीं है, ये एक मशीन है, इन विट्रो टेस्ट है। इन विट्रो एक मशीन बनाई है, लेकिन वो क्या है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसी तरह से है जैसे बॉडी में है,
उसमें सिक्रीशन ऑफ एसिड उसी तरह से है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम उसी तरह से है जिस तरह से हमारी बॉडी में है। तो ये फिर इन विट्रो नहीं होगा क्योंकि सिमुलेटेड कंडीशन यूज नहीं की गई, ये एक सिमुलेटेड ऑर्गन यूज किया गया। तो जब आप सिमुलेटेड ऑर्गन या सिमुलेटेड टिश्यू या सिमुलेटेड सेल आप डिजाइन कर लेते हैं जो एग्जैक्टली सेम पैरामीटर के ऊपर चलता है जैसे बॉडी, तो उसको हम इन सीटो टेस्ट कहते हैं। तो आजकल एनालिसिस इन सीटो पे होता है, लेकिन जो प्रीवियसली एनालिसिस होता था सारा, और ये पाकिस्तान में भी अभी जो होता है ये सारा एक्स वीवो या इन विट्रो और एक्स वीवो से होता है। तो अगर हमने म्यूकोडिस्टिव डिलीवरी सिस्टम को करना है शॉर्टली, तो हम उसके भी दो टेस्ट करेंगे, एक म्यूकोडिस्टिव टाइम कहलाएगा और एक म्यूकोडिस्टिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो म्यूकोडिस्टिव टाइम को चेक करने के लिए हमारे पास या म्यूकोडिस्टिव परसेंटेज को चेक करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि एक्स वीवो मेथड्स कहलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम म्यूकोजा ले लेते हैं, रैबिट का या रैट का म्यूकोजा ले लेते हैं, जो कि एक्चुअली अगर हमने लिया है म्यूकोजा तो हमने उसका इंटेस्टाइन काटा है, तो इंटेस्टाइन की एक अगर हमने काट ली है कुछ थोड़ा सा पार्ट इंटेस्टाइन का, जैसे ये फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन का पार्ट काट लिया, तो ये एक ट्यूब लाइक होगा हमारा इंटेस्टाइन। तो ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन अगर हम काट लें तो अब इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, बाहर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर तो एक स्मूदर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वेन्स हैं और वेन्स का कांटेक्ट जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ है, अंदर जो है वो म्यूकोजा है। और हमने अगर टैबलेट को एडहियर कराना है तो हमें इसके अंदर फिर टैबलेट को इंसर्ट करना है, तो वो तो वैसे ही टैबलेट इसके अंदर लगाएंगे तो वो इतना कम गैप होने की वजह से वो तो एडहियर कर देगी, तो हमें तो समझ नहीं आएगी कि एडहियरेंस हुई है या नहीं हुई। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है जिसको हम इवर्टेड सैक मेथड कहते हैं। इवर्टेड सैक मेथड, EVERT, इवर्टेड गट सैक मेथड या इवर्टेड सैक मेथड। इसमें हम जो फिर ये म्यूकोजा हमने काटा हुआ है एक ट्यूब लाइक, इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इनर साइड आउटवर्ड्स कर देते हैं और आउटवर्ड साइड इन साइड पे कर देते हैं। अब जो वो म्यूकोजा है जहाँ पे टैबलेट ने एडहियर करना है वो बाहर आ गई है। अब हम उसी तरह से बीकर लेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें प्रोपेलर लगाएंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसमें मीडिया HCl डाल देंगे और ये म्यूकोजा उसके अंदर रखेंगे, तो और टैबलेट भी रखेंगे। तो टैबलेट ने अगर इसके साथ एडहियर करना है क्योंकि ये स्टिकी होगा, तो अगर वो भी स्टिकी है तो वो स्टिकी एडहियर कर देगी। या ये तो ऑयन जिसके ऊपर होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो अगर उसमें भी कोई ऑयन्स हैं, कैटॉयन्स हैं, एनॉयन्स हैं, तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, तो वो एक आयनिक या कोवलेंट इनिशिएशन हो जाएगी। तो हमें बाहर से पता लग जाएगा कि वो अटैच की है या नहीं की, तो एडहिजन का टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। इसलिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम इवर्टेड गट सैक मेथड कहते हैं। ये इसके दो फिर यूजेस हैं, एक तो ये एडहिजन चेक करने के लिए है, दूसरा ये ड्रग की पेनिट्रेशन भी चेक करने के लिए कि ड्रग क्या एब्जॉर्ब भी होती है आफ्टर बीइंग एडहियर्ड। अगर वो एडहियर हो गया तो एडहियर होने के बाद ड्रग भी अंदर जा सकती है या नहीं म्यूकोजा के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, म्यूकोजा काट लेते हैं, म्यूकोजा को इवर्ट कर लेते हैं, यानी कि जिसको इन्वर्ट कहते हैं, इवर्ट कर लेते हैं हम। इवर्ट करने के बाद हम उसको एक साइड से टाई कर देते हैं, यानी कि हम उसको स्विचर लगा देते हैं, एक साइड से हमने उसको सी दिया है, स्विचर्ड कर दिया है, और दूसरी साइड से हम उसमें सलाइन सोल्यूशन या pH 7.4 का फॉस्फेट बफर डाल देते हैं जो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, सिमुलेटेड ब्लड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उसकी दूसरी साइड भी हम स्विचर कर देते हैं या उसको टाई कर देते हैं, सील कर देते हैं। इसको हम जब प्लेस करते हैं मीडिया में और टैबलेट भी प्लेस होती है, तो टैबलेट और इसके दरमियान अगर कोई एसोसिएशन है तो टैबलेट इस म्यूकोजा के साथ अटैच कर देगी, और ये आपको पता लग जाएगा कि ये जो या ग्रेन्यूल्स हैं वो इसके साथ अटैच कर देंगे, माइक्रो पार्टिकल जिसको कहते हैं, या नैनो पार्टिकल है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये म्यूकोडहेसिव है या नहीं है। दूसरा, फिर आप अंदर से सैंपल विड्रॉ करेंगे आफ्टर अ टाइम पीरियड, तो उसमें अगर ड्रग मौजूद होगी तो ये आपको पेनिट्रेशन भी उसकी समझा देगा। तो हम इस म्यूकोजा को डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी जगह का आप टेस्ट कर रहे हैं उतने सैंपल सोल्यूशन में डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप बक्कल कैविटी का कर रहे हैं तो बक्कल कैविटी में 250 ml तक सॉल्वेंट होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है।
वो हम उसमें करते हैं। अगर हम इसको डेंटल के लिए कर रहे हैं तो उसमें 10 ml तक मीडिया होता है, एक टीथ की कैविटी में 10 ml तक होता है। तो 10 ml में एग्जांपल उसको हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर हम स्टमक के लिए कर रहे हैं तो 250 ml होता है, तो 900 ml होता है, तो हम 900 ml में करते हैं। इस तरह हम रेक्टल कर रहे हैं, विजाइनल कर रहे हैं, तो उनके मीडिया 100 से लेके 200 या 300 ml तक होते हैं। तो उनमें हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो जो भी हमने या नेजल बनाई हुई है तो नेजल कैविटी में भी आपके 100 तक ml या 20 से 100 ml तक का सोल्यूशन रोटेट करता है। तो आप 20 ml में इसको रन कर लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब में हो जाता है। तो जिसके लिए आपने करना है वैसा आपने मीडिया लेना है। तो फिर आप जब उसका रिजल्ट लेंगे तो अंदर से ड्रग भी पता लग जाएगी आपको और बाहर अटैचमेंट हुई है, इसको इवर्टेड सैक कहेंगे। ऐसे ही परसेंटेज म्यूकोएडिजन चेक करने के लिए नॉन इवर्टेड सैक मेथड भी यूज होते हैं, यानी कि इवर्ट नहीं करना आपने, वैसे ही मेम्ब्रेन रहने दी है आपने, क्योंकि ये टेस्ट किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, नैनो पार्टिकल्स के लिए, वेसिकुलर ड्रग सिस्टम, लिपोसोम्स के लिए, नायोसोम्स के लिए, क्योंकि उनका साइज बहुत स्मॉलर होता है, नैनो पार्टिकल में होता है, नैनो साइज होता है। तो हम जब उनका टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनको हम इस तरह मीडिया में डाल देते हैं। मीडिया में डालने के बाद हम कोल्टर काउंटर से, यानी कि हमने टोटल एक कंसंट्रेशन बनाई, वो हमने कोल्टर काउंटर से चेक की कि कितने ऑयन्स टोटल इसके अंदर मीडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो ऑयन्स हमारी ड्रग के होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ऑयन्स आ गए। उसके बाद हमने इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन डाल दी, ये मेम्ब्रेन डाल दी, तो जो इसके साथ एडहियर करना है, इसके अंदर पेनिट्रेट करना है वो कर जाएगा और इसके साथ एडहियर कर जाएगा। इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब फिर हम ऑयन्स चेक करेंगे कोल्टर काउंटर से, तो जो ऑयन्स पीछे रह जाएंगे वो ऑयन्स हैं जो कि एडहियर नहीं किए। तो आप इनको सब्सट्रैक्ट करके टोटल नंबर ऑफ ऑयन्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो ये परसेंटेज एडहिजन फाइंड हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा टेस्ट होते हैं जो कि म्यूकोएडिसिव स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए होते हैं कि कितनी जोर का एक बॉन्ड बना है इनके दरमियान। तो इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक प्रोब होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोब है। इस प्रोब के अंदर एक होल्डर होता है जिसमें हम टैबलेट को होल्ड करा देते हैं, टैबलेट बांध देते हैं। फिर नीचे एक होल्डर होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लग जाती है, मेम्ब्रेन होल्डर कहलाता है, यानी कि ये हमने म्यूकस मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगा दी। टैबलेट को हम लोअर करते हैं और ये वेट होता है इसके नीचे, क्योंकि इसमें फिर फ्लूइड भी होता है। तो टैबलेट आके वेट होती है और इसके साथ अटैच होती है। जितनी फोर्स हम लगाते हैं इसके ऊपर वो नेगेटिव फोर्स कहलाती है, तो नेगेटिव फोर्स से उसके ऊपर अटैच हो जाती है। फिर हम इसको वापस पुल करते हैं, जब वो अटैच कर जाती है तो उसको वापस पुल किया जाता है। तो पुल करने से 3 तरह की फोर्सेस फाइंड की जा सकती हैं। आइदर तो ये पुल करेंगे तो रैप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये एक प्राइमरी रैप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर होती है, यानी कि न्यूटन में फोर्स मेजर हो जाएगी जिससे ये उससे डिटैच कर देगा। अच्छा, इसके अलावा फिर टेस्ट थोड़ा सा डिफर कर जाता है, उसमें फिर हमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट करनी होती है। जैसे ये जो है म्यूकोएडिजन चेक करने के लिए एक टेस्ट है जिसमें हम उसकी कह लें कि एडिशन फोर्स मेजर करते हैं, वो फ्लो कितना करता है। तो एक स्लाइड के साथ हमने टैबलेट लगाई होती है, उसको हमने ऊपर से टॉर्शन बैलेंस के साथ बांधा हुआ होता है, तो वो वहां से ऊपर से नीचे जलती है, कितनी फोर्स के साथ वो नीचे जा रही है वो न्यूटन फोर्स मेजर करनी होती है। ये आपकी शियर स्ट्रेंथ होती है। फिर डिटैचमेंट स्ट्रेंथ ये होती है कि आप एक साइड से उसको उखड़ना शुरू करते हैं, तो जितनी देर में वो उखड़ जाती है एक साइड से, जैसे ये है, तो ये आपका मेजर कर रहा होता है। इसमें आप अटैच करते हैं, फिर एक साइड को रोल करना शुरू करते हैं, तो रोल करने से वो वहां से डिटैच होता है, तो इसको हम डिटैचमेंट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ऐसे इससे किसी तरह से भी हम म्यूकोएडिसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन मेजर कर सकते हैं। इस तरह हम इसको एवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये एक पोर्शन रह गया था हमारा, तो वो आपके लिए मैंने कहा थोड़ा सा बता दिया जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तो आज का लेक्चर इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।